बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 14 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सेकेंड ईयर की फिजिक्स है। फेडरल और केपीके का कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं और हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है एमसीक्यूज। स्टेटमेंट है फॉर इंड्यूसिंग ईएमएफ इन द कॉइल द बेसिक रिक्वायरमेंट इज दैट। किसी भी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, इसकी सुई डिफ्लेक्ट करेगी। अगर इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड होना चाहिए। चेंज इन द फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। जो इसके साथ फ्लक्स लिंक्ड हो उसको चेंज भी होना चाहिए। कॉइल शुड फॉर्म ए क्लोज लूप। कॉइल को क्लोज लूप फॉर्म करना चाहिए। बोथ बी और सी करेक्ट हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन माइनस एन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, यानी ये एन डेल्टा थीटा जो है लिंक्ड फ्लक्स लिंकेज है और ये चेंज होना चाहिए, यानी फ्लक्स इसके साथ लिंक्ड भी हो और चेंज भी हो। तो ये स्टेटमेंट जो है चेंज इन द फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल, यानी फ्लक्स के एक तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए, दूसरा वो कॉइल के साथ लिंक्ड भी होना चाहिए, फ्लक्स लिंकेज भी होनी चाहिए। तीसरी बात जो लिखी हुई है फ्लक्स कॉइल शुड फॉर्म क्लोज लूप, तो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बात ईएमएफ की हुई है। अगर यहाँ पे बात होती करंट की तो फिर ये स्टेटमेंट ठीक होती, क्योंकि करंट के लिए लूप लाजमी होता है, ईएमएफ के लिए लूप लाजमी नहीं होता। क्लोज लूप हो तो करंट फ्लो होता है। इंड्यूस्ड करंट तब फ्लो होगा कि फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स भी हो, लिंक्ड भी हो और क्लोज लूप भी हो। तीन बातें आ जाती हैं अगर करंट हो। इंड्यूस्ड करंट की बात करें, अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो सिर्फ दो बातें काफ़ी हैं, यानी एक फ्लक्स लिंक्ड हो और दूसरा वो चेंज भी हो रहा हो। तो हमारी जो स्टेटमेंट बी है ये करेक्ट है। चेंज इन द फ्लक्स शुड लिंक द कॉइल। अगेन आप स्टूडेंट्स इस बात को याद करें, याद रखें, अगर यहाँ पे ये आ जाता है इंड्यूसिंग करंट तो फिर तीसरी स्टेटमेंट भी हमें चाहिए होगी लूप का भी कंप्लीट होना ज़रूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवाइस इन विच द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ इज नंबर 1 ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, डायनामो। तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन सी होती है? ऐसी ईएमएफ कि जिसमें आप जिस कॉइल के अंदर ईएमएफ आप इंड्यूस कर रहे हैं वो स्टैटिक हो और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा हो, वो किसी भी तरीके से चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे एसी जनरेटर की बात करें, अल्टरनेटर या डायनामो की, तो यहाँ पे आर्मेचर होता है जो कि घूम रहा होता है। तो ट्रांसफार्मर ऐसी एप्लीकेशन है कि जिसमें आप एक कॉइल के अंदर करंट चेंज करते हैं, करंट चेंज कर रहे हैं और उस करंट चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो इस सूरत में तो बिल्कुल ही जिस तरह के ट्रांसफार्मर की आप ये देख लें, इस तरह का सिंबल होता है, इसमें कोई चीज़ मूव नहीं कर रही, बस करंट चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्या है? डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। तो ये है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो आपकी फर्स्ट जो है ऑप्शन ये दुरुस्त है। ट्रांसफार्मर ऐसी डिवाइस है जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर ए मेटालिक रिंग एज शोन इन द फिगर। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द रिंग विल बी। तो इस डायग्राम को देखें, ये एक क्लोज रिंग है, रिंग बना हुआ है कंडक्टर का, एक वायर का रिंग है कंप्लीट। तो इसके करीब मैग्नेट को यूं लाया जा रहा है कि नॉर्थ पोल इसमें इसकी तरफ है, रिंग की तरफ। तो पूछा ये हुआ है कि इसके अंदर जो फ्लो होगा करंट, तो वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी, फर्स्ट एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज और फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या डायरेक्शन होगी हम इसको पहले डिटरमिन करते हैं फिर। तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ हमें ये देखना होगा कि किस तरह से करंट की डायरेक्शन हम फाइंड करेंगे, लेंज लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो
सबसे पहले तो आप ये देखें कि हम इसके करीब लेकर आ रहे हैं। जब हम करीब लेकर आ रहे हैं तो एक तो ये कि इसकी मैग्नेट की जो अपना फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे है, नीचे की तरफ है, और हम इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो क्या होगा, ये रिपेल करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? रिपेल करने की कोशिश करेगा। यानी इसकी अपनी जो रिंग जो है, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसको पुश करेगा, यानी ये नॉर्थ पोल बनाएगा। ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल बनेगा ताकि इसको रिपेल कर सके। तो उस सूरत में आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें और अपने राइट हैंड का अंगूठा जो है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में शो करें। अपवर्ड डायरेक्शन में राइट हैंड का अंगूठा रखें और अपनी फिंगर्स को कर्ल करें, तो आपको पता ये चलेगा कि आपकी फिंगर जो है इस डायरेक्शन में कर्ल होंगी। अगर आप इसके करीब लेकर आ रहे हैं तो अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और उसकी वजह से जो करंट जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, आपकी फिंगर्स इंडिकेट करेंगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बड़े आराम से हमें इसका पता चल गया। तो इनमें से यही बात दुरुस्त है, एंटी क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस बाय 2 × 10⁻² वेबर्स एंड चेंज इन द करंट इज 0.01 एम्पियर। देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दो कोयल्स की कंबाइन इंडक्टेंस होती है कि जब एक के अंदर हम करंट चेंज करें वो दूसरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो और इनका कुछ फ्लक्स लिंक्ड हो रहा हो, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड हो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला हम देखते हैं क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला है M इज इक्वल टू N पाई अपॉन I। इसमें आप वैल्यूज पुट करें। ये जो N पाई है ये है लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको पुट करें आप, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स या मैग्नेटिक फ्लक्स अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज दिया हुआ है तो वही हम पुट कर लेते हैं। 2 × 10⁻² और डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट कितना है, 0.01 एम्पेयर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये बचेगा 2 एम्पेयर। यानी इसको अगर हम नीचे लेकर आए तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर प्लस, तो ये 1 हो जाएगा, तो कट कर ये रहेगा M इज इक्वल टू 2 हेनरी। तो आंसर क्या है जी, ए करेक्ट है, 2 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर 1 मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल, area of the coil, product of the magnetic flux and area of the coil। तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए देख लेते हैं। तो क्या होगा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अगर कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स हम कांस्टेंट रखें तो क्या होगा, चेंज क्या चीज़ हो रही है, ये चीज़ चेंज हो रही है। तो हम इस कांस्टेंट को हटा देते हैं तो क्या होगा, ये माइनस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल। तो ये ऑप्शन हमारी दुरुस्त है, इसको हम टिक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉइल करंट चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर इन 0.5 seconds. If average induced EMF is 8 volt, then coefficient of self inductance is 0.2 Henry, 0.1 Henry, 0.8 Henry और 0.04 Henry। तो इससे भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आपको याद होगा, वो क्या होता है, EMF इज इक्वल टू LDI अपॉन DT, यानी L डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो इसके अंदर हम पुट करते हैं
क्या पूछा हुआ है जी, इंडक्टेंस पूछी हुई है, सेल्फ इंडक्टेंस जो कि ये होती है। इस फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा, L इज इक्वल टू ई EMF मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें आप, वैल्यूज हम पुट करेंगे तो क्या आता है, EMF कितनी है 8 वोल्ट है, तो 8 पुट करें। टाइम कितना है, टाइम है 0.5 और डिवाइड करेंगे चेंज ऑफ करंट। करंट कितना चेंज हो रहा है 2 एम्पेयर टू 4 एम्पेयर, यानी 4 में से 2 माइनस करें तो 2 एम्पेयर का चेंज आ रहा है। तो ये होगा क्या जी, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ हो गया, यानी 4/2। इसको भी काटें तो ये 2 आ जाएगा। तो इस कैलकुलेशन का हमारे पास जो आंसर आता है वो 2 आ रहा है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 2 की तो है ही नहीं। यहाँ पे 0.2 है, 0.1 है, 0.8 है, 0.04 है, इसका मतलब आंसर 0.2 होगा। और ये मिस्टेक कहाँ पे, ये आप देखें, ये जो ये है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, इसकी वैल्यू 0.05। अगर इसकी वैल्यू 0.05 रखें और इसको करेक्ट करें हम, मेरे पास बुक में जो गिवन है वो 0.5 सेकंड है, लेकिन आंसर जो है इनको देखा जाए तो पता ये चलता है कि 0.05 होगा ये। तो अब आप 0.05 से कैलकुलेट करें तो अब ये जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली क्या आएगा, 0.02 आएगा, जो कि पहली वाली ऑप्शन है। अपनी बुक्स में देख लें, इसको करेक्ट कर लें। अगर आपके पास भी बुक में 0.5 है तो उसको करेक्ट कर लें। अदरवाइज एग्ज़ाम में अगर इस तरह से आ जाता है, इस तरह का क्वेश्चन, तो आपने फिर इसको जज करना होगा। वैसे उम्मीद है एग्ज़ाम में इस तरह का रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का तो आप लोगों को पता ही है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो, अगर आइडियल कंडीशन हो तो उसमें पी इन इक्वल टू पी आउट होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर में ऐसा होता है। करंट चेंज करते हैं, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी कॉइल, ये सॉरी ये प्राइमरी कॉइल, इसको कंसिडर करें, और ये सेकेंडरी। तो आई पी वी पी इज इक्वल टू आई एस वी एस। तो एक क्वांटिटी को हम चेंज करते हैं, दूसरी चेंज हो जाती है, यानी करंट को हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कम हो जाते हैं, वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट कम हो जाता है, बट ये प्रोडक्ट सेम रहता है। और इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं पी एन इक्वल टू पी आउट, ये पावर है। तो पावर कांस्टेंट रहती है किसी भी ट्रांसफार्मर में, आइडियली कांस्टेंट रहती है, अदरवाइज थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि आइडियल बिहेवियर आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते। तो पावर कांस्टेंट है ट्रांसफार्मर के केस में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज ए ट्रांसफार्मर रेशियो 3:2। what is the voltage in secondary coil if the voltage in the primary coil is 30 volt। तो प्राइमरी कॉइल के वोल्टेजेस पूछे हुए हैं आपके पास। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि स्टेप अप लगे। ये नंबर ऑफ टर्न्स ये देखिए ज़्यादा हैं इसके, सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, एन पी प्राइमरी के लेस होंगे और एन एस प्राइमरी के सेकेंडरी के ज़्यादा होंगे, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। तो इसकी रेशो गिवन है, रेशो क्या है 3:2। तो ट्रांसफार्मर की अगर 3:2 उसका टर्न्स रेशो हो और प्राइमरी के वोल्टेज इन द प्राइमरी इज 30 वोल्ट, तो यहाँ पे जो अप्लाई किए 30 वोल्ट अप्लाई किए और इधर वाले वोल्ट आपको फाइंड करने हैं, वी एस फाइंड करने हैं। तो ये क्या होंगे, 45 है, 15 है, 90 है, 300 है। तो ये हमने किस तरह फाइंड करने, ट्रांसफार्मर्स की टर्न रेशो से, एन एस अपॉन एन पी इक्वल टू वी एस अपॉन वी पी। सेकेंडरी के टर्न्स ज़्यादा होंगे, रेशो क्या आपको गिवन है, रेशो है 3:2। सेकेंडरी के रेशो टर्न ज़्यादा होंगे तो 3/2 लिखेंगे, 3/2 इज इक्वल टू
वी एस सेकेंडरी के वोल्टेज हमने फाइंड करने हैं और प्राइमरी के वोल्टेजेस हमें दिए हुए हैं 30 वोल्ट। इसके बाद ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप वी एस इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 30 कर दें, उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें इसको 30, तो ये हो जाएगा वी एस इज इक्वल टू 90.2 कैंसिल होकर 45 रह जाएंगे, तो ये 45 वोल्ट हैं। तो पहली वाली ऑप्शन दुरुस्त है, ठीक है, ये ऑप्शन दुरुस्त है। सेकेंडरी के वोल्टेजेस होंगे 45 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एट ए करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन नंबर 1 ए मेटल इज केप्ट इन वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 ए मेटल इज केप्ट इन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, नंबर सी a circular coil placed in steady magnetic field, a current is passed through a circular coil। तो पहले तो इसको देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर करंट इज पास थ्रू सर्कुलर कॉइल, तो उसके अंदर एक करंट थोड़ी इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं, तो फील्ड के जरिए ईएमएफ इंड्यूस करनी है, तो ये नहीं हो सकता। सर्कुलर कॉइल प्लेस्ड इन स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड, तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, करंट इंड्यूस नहीं होगा, ये भी नहीं है। तो ए मेटल केप्ट इन स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, तो स्टडी मैग्नेटिक फील्ड में आप मेटल को रखें या किसी वायर को रखें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होता है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन है मेटल इज केप्ट इन वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे कंडक्टर होगा तो वो ईएमएफ होगी, यहाँ पे मेटल होगा, ये मेटल होगा तो ये एडे करंट से। ये बल्क पीस ऑफ मेटल जो है उसको वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके अंदर एडे करंट के लूप्स पैदा होते हैं, करंट के ऐसे सर्कल पैदा होते हैं, तो ये उसको हीट अप भी करते हैं। तो वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बल्क पीस ऑफ मेटल को आप रखते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखें कि यहाँ पे अगर वायर होगा तो वायर को मैग्नेटिक वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल हो या वायर हो तो उसको वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखेंगे तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगी, उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। अगर बल्क पीस ऑफ मेटल हो तो तब एडे करंट्स होंगे। तो बल्क पीस ऑफ मेटल को वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो उसके अंदर एडे करंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन करेक्ट है, इसको टिक कर लेते हैं। इसके साथ ही हमारी एमसीक्यूज हमारे ख़त्म हो गए और आज का लेक्चर एंड हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।